सुप्रभात बच्चों। आज हम भारत की खोज के चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। इसका नाम है युगों का दौर। तो हमने इसके पहले अहमदनगर का किला, सिंधु घाटी सभ्यता आदि के बारे में पढ़ा, जिसमें देखते हैं कि नेहरू जी का जो भारत के प्रति दृष्टिकोण था किस तरीके से धीरे धीरे स्पष्ट होता है। अब वे भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी, उसके बारे में बता चुके, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में बता चुके। अब वे एक नए दौर का बात कर रहे हैं जिसमें कई सारे युग आते हैं और बीतते हैं। तो उन युगों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हम उन्हीं युगों के बारे में आज से शुरू करेंगे। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में हुई है। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। देखो बच्चों, हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसने पहली बार भारत का एकीकरण किया और एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और उसको अशोक ने अक्षुण्ण रखा, बरकरार रखा, और एक नए एक नए तरह से पूरे विश्व में उसने विजय की। धर्म के द्वारा बौद्ध धर्म का उसने दूर दूर तक प्रचार करवाया। फिर देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो उसके जगह पर एक नया वंश आता है जिसको हम बोलते हैं शुंग वंश। तो उन्होंने भी काफ़ी समय तक शासन किया और उसे भारत पर जो हिंद यूनानी थे वे आक्रमण करने लगते हैं। इसके पहले यूनानियों का आक्रमण था, अभी हिंद यूनानी जो थे उनका आक्रमण होने लगा, बाक्ट्री वगैरह का। उसी में उनका एक राजा था जो बहुत प्रसिद्ध था, जिसका नाम था मिनांडर। मिनांडर ने वर्तमान बिहार के पटना पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। लेकिन वह भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ और यहाँ आकर के वह बौद्ध हो गया, और उसका जो नाम था मिनांडर से हटकर मिलिंद हो गया। और उसके प्रश्न के आधार पर एक पुस्तक की रचना हुई जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, मिलिंद पन्हो। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हम उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। तो बच्चों, जो भारत का मध्य प्रदेश है, सांची है वहाँ एक स्थान, मध्य प्रदेश सांची में बेस नगर में एक हेलियोडोरस का स्तंभ है जो ग्रेनाइट पत्थर का है, और उस पर बहुत संस्कृत में लेख वगैरह खुदा है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय जो बाहरी आक्रमणकारी थे वे धीरे धीरे हिंदू धर्म को अपना रहे थे, वैदिक धर्म को अपना रहे थे, भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर रहे थे। मध्य एशिया में शक लोग आक्सस नदी की घाटी में बस गए। युइची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर तक भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युइचियों में से एक दल कुषाणु का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणु ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, युइचियों, ईरानियों, बाक्ट्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप चित्रकला और मूर्तिकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया।
इतिहास की दृष्टि से इसी ज़माने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे तूफान और पूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। तो बच्चों हम देखते हैं भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आए जिसमें शक थे। वे लोग आकर भारत के अक्सस नदी के किनारे बस गए और उसी समय पूर्वी क्षेत्रों से आते हैं युइची, जिन्हें हम कुषाण बोलते हैं। उनमें मतलब जो कुषाण थे प्रमुख थे, उन्होंने इन सबको को खदेड़ दिया और वे जाकर दक्षिण भारत और गुजरात की तरफ बस गए। और फिर इन कुषाणों ने भारत में बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की और इस बड़े साम्राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर वर्तमान जो है। और इन्होंने वर्तमान बनारस के आसपास तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये मुख्य रूप से जो भी आक्रमणकारी आए या तो हिंदू घुल मिल गए या तो फिर बौद्ध हो गए। तो कुषाण मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और उनका जो एक राजा है कनिष्क, उसका बौद्ध ग्रंथ में बहुत उल्लेख मिलता है और उसने एक बौद्ध संस्कृति का भी आयोजन करवाया था कश्मीर में, इसलिए भी वो प्रसिद्ध है। तो इस समय ये जो बाहरी आक्रमणकारी आए और भारतीय जो लोग थे उनके संगम से कुछ नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, अर्थात कलाओं का। तो उस समय बहुत सारी नई कलाओं का जन्म हुआ। उन कलाओं में एक कला आता है मथुरा कला और गांधार कला। तो बच्चों उस समय एक हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था। उस समय पूरे विश्व में जब विश्वविद्यालय नहीं थे तो भारत में कई विश्वविद्यालय थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था नालंदा और तक्षशिला। तो जो तक्षशिला था वहाँ पर दूर दूर विदेश के लोग आते थे और वहाँ पर उनका मिलन होता था। मिलजुल कर वे विज्ञान का आदान प्रदान करते थे और इस तरह से जो भारतीय संस्कृति थी इसका बहुत विस्तार हुआ। इसका उल्लेख हमें मंगोलिया की गोबी रेगिस्तान तक प्राप्त होते हैं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। इन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन सब समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका महान व्यक्तित्व था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा हीनयान को ही मानते रहे। तो देखो बच्चों, उस समय जो भारत में एक बहुत सशक्त धर्म के रूप में उभरा वो था बौद्ध, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ भी मतभेद हुए और वह दो दलों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। उसी समय एक बहुत बड़े महापुरुष हमारे सामने आते हैं जिनका नाम होता है नागार्जुन, और उनके नेतृत्व में जो बौद्ध धर्म की एक शाखा होती है महायान, वह विजय प्राप्त करती है और उस धर्म का प्रचार चीन में होता है। जो वर्तमान श्रीलंका और बर्मा हैं वे हीनयान को ही मानते रहे, लेकिन चीन में महायान का प्रचार हुआ। और नागार्जुन जो थे वो बहुत बड़े रासायनी भी थे और उनका बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों में समान रूप से नाम लिया जाता है। कुषाणों ने अपना भारतीकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोधी एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली साम्राज्य कायम किया। इस तरह 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों ने ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। तो बच्चों, जो बाहरी आक्रमणकारी आए वे तो आकर भारत के ही हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत में एक राष्ट्रवाद पनप रहा था कि हम ही मूल भारतीय हैं और हमारी संस्कृति ये है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस वजह से धीरे धीरे जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो फिर भारतीय जागृत होने लगे और उन्होंने विदेशियों को मार भगाया और जो नई संस्कृतियाँ आई फिर बाद में उनको मिलने में तब दिक्कत हुआ, विरोध का सामना करना पड़ा। जो पहले आई थी उनको तो भारत में मिला लिया गया, लेकिन बाद में जो आए उनको मिलाने में मुश्किल होने लगा। और फिर से जो ब्राह्मण धर्म था, मतलब वैदिक धर्म में जो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म, उसे ही मतलब बढ़ाने का प्रयास किया गया
और पूरे समाज में उसका अच्छा उन गुप्त काल में प्रसार हुआ। और यही शायद बाद में एकदम कट्टर स्वरूप पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे संभवतः जातिवाद विकसित होता है। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस नई स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की एक मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक अस्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। इसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जाति और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ प्रभावित हुईं जो आज हर राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिन बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास हुआ और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता चला गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो भारत देश था, इसे आर्यावर्त कहते हैं, और यहाँ पर जो नई नई जातियाँ आई उनको मिला करके नए संस्कृति का निर्माण हुआ, क्योंकि आर्य आते हैं, इन दोनों को मिला करके एक सम्मिलित संस्कृति का निर्माण होता है। और यहाँ पर आपस में मतलब टकराहट उस समय नहीं था इस तरह का जैसा कि बाद में उत्पन्न होता है। और लेकिन धीरे धीरे इन सब कारण राष्ट्रवाद बढ़ता गया और संकीर्णता भी, और धीरे धीरे इस राष्ट्रवाद को हिंदूवाद या ब्राह्मणवाद कहा गया। और यही उस समय का यहाँ का राष्ट्रीय धर्म बन गया, जिसमें मतलब तमाम जो जाति और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ थी वे उसमें सम्मिलित थी उस राष्ट्रीयता की बुनियाद में। और उसी समय जो बौद्ध धर्म है उसका अभ्युदय होता है भारत में ही, वह भी भारत की भूमि से निकलता है और यहीं बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया, उनके विचारों को यहीं से प्रसारित किया गया। धीरे धीरे यही बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया। हिंदू धर्म विश्व धर्म नहीं बन सका, लेकिन बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया, क्योंकि इसके प्रचार करने वालों ने इसे दूर दूर के देशों में जाकर प्रचारित किया। और यही कारण था कि हिंदू धर्म ने अपने आप को सुधारने का प्रयास किया और सुधार किया भी। फिर भी कुछ न कुछ कमियां तो हमेशा आती रहती हैं और वह बनी रही। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जाति तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था, फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ विकसित हो गई। इसके बाद बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। देखो बच्चों, धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीयता जब बढ़ी तो साम्राज्यवाद की भावना भी बढ़ी कि हम भी जिस तरीके से विदेशी आक्रमण कर रहे हैं, हम भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और यह गुप्त काल तक आते आते बलवती होती है और एक भारत के महान सम्राट होते हैं समुद्रगुप्त, जिन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, बहुत दूर दूर तक विजय किया, जिसे कि भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर आक्रमण करते रहे। ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और वह भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला किया। देखो बच्चों, जो गुप्त शासक थे उन्होंने जो उस समय के सबसे बड़े आक्रमणकारी थे शकों को हराया। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य के पतन कारण बनता है हूणों का आक्रमण। उस समय जो हूण थे वे गोरे आक्रमणकारी थे और वे आए, यहाँ पर बर्बरता का परिचय उन्होंने दिया भारत में।
लेकिन भारतीय जो राजा थे उन्होंने उनमें शोरमन ने उनको पराजित किया। और एक उनके जो वंशज थे बालादित्य, एक हूण सरदार मिहिरगुल को उन्होंने क्षमा कर दिया, दया दिखाया, और बाद में वही आकर उनको आक्रमण करके परास्त करता है कपटपूर्ण व्यवहार से, कपटपूर्ण आक्रमण करके। ठीक है बच्चों। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। उनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदुआ से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा था। देखो बच्चों, गुप्त वंश के बाद एक अंतिम उत्तर भारत को एक करने वाला सम्राट होता है, जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। वे पहले शैव धर्म के मतानुयायी। उसके बाद वे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हीं के समय में 629 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत आते हैं। एक चीनी यात्री थे और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ के संस्कृति के बारे में अपने ग्रंथ में उल्लेख किया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि हर्षवर्धन एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने 3 नाटकों का रचना किया, जिसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका उनके नाटकों का नाम है। और धीरे धीरे उसी समय जब हर्षवर्धन का साम्राज्य का पतन होता है, उसी दौरान एक नया धर्म अरब में खड़ा हो रहा होता है, जिसका नाम होता है इस्लाम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि उसने भारत पर आक्रमण करके कैसे भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया।